हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में क्या आरटीपी जैन 25 के लिए, जो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। बेटा आरटीपी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। आरटीपी से कई बार एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं। ठीक है, सो आरटीपी एमटीपी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लास में तो हमने किए ही थे सारे आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चन, देन आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन। अब ये जनवरी 25 की आरटीपी रिलीज हुई है, इसका क्या करने वाले, इसके जो क्वेश्चन है हम क्विकली फटाफट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जो जीएसटी के हैं वो हम यहाँ पे फटाफट करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है केस सिनेरियो। ठीक है, सो केस सिनेरियो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं भाई, आपको एक केस दिया जाता है, उस पे एमसीक्यूज आते हैं, वो एमसीक्यूज आपको आंसर करने हैं। सो केस पढ़ेंगे, पहले क्या दिया है। विंटेज सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड इज लीडिंग चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस ऑपरेटिंग इन सेवरल स्टेट अक्रॉस इंडिया। बहुत सारे स्टेट्स में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन्होंने बताया। ठीक है भाई, द कंपनी हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई। कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पे इनका, मुंबई में। एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मल्टीपल स्टेट्स। हमको पता है जीएसटी में ऐसे ही होता है, हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया क्या कि अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन लेके रखा हुआ है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। The company offers movie tickets, food and beverages and other entertainment related services. काम क्या है, बढ़िया काम है कंपनी का, मूवी टिकट्स का, फूड एंड बेवरेजेस का यहाँ पे, और क्या है भाई, इंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज है। ये क्या है, मल्टीप्लेक्सेस ही यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग सिटीज में जो है। टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का टर्नओवर दिया है। पिछले साल का टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज 175 करोड़। भाई 175 करोड़ क्या है, यहाँ पे इनका टर्नओवर दिया हुआ है। The company crossed the aggregate turnover of 35 crore till June in the current year. इस साल में जून तक के 35 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, इन जुलाई VCPL ओपन अ न्यू मल्टीप्लेक्स इन गुजरात। जुलाई में इन्होंने क्या किया भाई, गुजरात में एक मल्टीप्लेक्स ओपन किया यहाँ पे, जहां पे कमर्शियल ऑपरेशन कब से कमेंस होंगे, 1 अगस्त से कमर्शियल ऑपरेशंस कमेंस होने वाले। ठीक है, तो गुजरात में क्या किया, जुलाई से मल्टीप्लेक्स ओपन किया। Due to operation in multiple states, the finance and account operation are handled by centralized team at the corporate office. आजकल जनरली ऐसे ही होता है, फाइनेंस अकाउंटिंग ऑपरेशन क्या करिए भाई, एक सेंट्रलाइज टीम है वही हैंडल कर रही है एक जगह पे। The same team is also responsible for filing GST return for all GST related registration of the company. वही टीम क्या कर रही है भाई, GST रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रही है, बहुत कॉम्पिटेंट टीम है इनके पास। ठीक है, द कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन लीजिंग ऑफ स्पेस। और क्या काम कर रहे हैं ये लोग, एक मल्टीप्लेक्स का काम तो था ही, बहुत सारे स्टेट में रजिस्टर्ड है, वो अपनी बात हो गई। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, लीजिंग ऑफ स्पेस टू इंडिपेंडेंट वेंडर्स। लीज पे दे रहे हैं स्पेस, लीज पे दे रहे हैं वेंडर्स को। इन इट्स फूड कोर्ट अगेंस्ट रेंटल चार्जेस फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब फूड कोर्ट में क्या है भाई, वहां पे जगह बची हुई होगी तो थोड़ी सी जगह क्या कर दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों ने सबने देखे हुए मल्टीप्लेक्स वगैरह, तो वहां पे जो जगह एक्स्ट्रा होती है वो क्या करते हैं, वेंडर्स को क्या दे देते हैं, रेंट पे दे देते हैं। तो कंपनी वो काम भी कर रही है, लीजिंग ऑफ स्पेस का काम भी कर रही है। ठीक है, द कंपनी ऑब्टेन्ड अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग इन मुंबई। कहां पे इन्होंने भाई, मुंबई में नई बिल्डिंग ली है, अंडर अ रेंटल एग्रीमेंट एंड पेड अमाउंट ऑफ 5 करोड़ एज रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या पे किया, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। मुंबई में उन्होंने क्या करी है, एक नई ऑफिस बिल्डिंग ली है रेंट पे, और सिक्योरिटी डिपॉजिट, नॉट रेंट, 5 करोड़ रुपए क्या किया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है टू द ओनर ऑफ प्रीमाइसेस। द टर्म ऑफ रेंट एग्रीमेंट इज 5 years, 5 साल का रेंट एग्रीमेंट है। द कंपनी ऑल्सो डिस्पैच्ड मटेरियल वर्थ ₹35 lakhs फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात मल्टीप्लेक्स। महाराष्ट्र से गुजरात में उन्होंने क्या किए, 35 लाख रुपीस के मटेरियल डिस्पैच किए हैं अपकमिंग मूवी के लिए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड इन सितंबर। किससे किए भाई, रोड से, ट्रांसपोर्ट से किए। उन्होंने यहाँ 35 लाख रुपीस का सामान भेजा है महाराष्ट्र से गुजरात यहाँ पे मल्टीप्लेक्स को। The company claimed input tax credit on such advertisement material at the time of receipt. जब आए होंगे उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, इसका ITC अवेल किया, ITC अवेल किया। The rate of GST applicable on all inward outward supply 18% आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9% CGST, 9% SGST, ओके, 18% IGST ऑब्वियसली, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो ये पूरा केस सिनेरियो दिया है एक मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के बारे में। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, क्या पूछते हैं देखते हैं ये लोग। सो ये केस स्टडी दे दी, क्या पूछा, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 5 बिलो। चलो देखते हैं, which of the following statement is correct under GST law in relation to registration requirement
of the company VCPL in relation to the operation to be commenced in the state of गुजरात. गुजरात में चालू किया ना भाई मल्टीप्लेक्स, हमने देखा अभी यहाँ पे देखो मल्टीप्लेक्स कब से शुरू किया है, 1 अगस्त से यहाँ पे ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं, जुलाई में मल्टीप्लेक्स शुरू किया है. तो क्या रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, आप ही बताओ भाई. मैम रजिस्ट्रेशन लेना रहेगा. क्यों लेना रहेगा, इनका एग्रीगेट टर्नओवर मैम कितना ज्यादा है, इनका एग्रीगेट टर्नओवर जून तक 35 करोड़ हो गया, इनको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. देखो आपको याद है रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हमारी यहाँ पे गुजरात के लिए क्या लिमिट रहेगी, गुजरात के लिए लिमिट आपको बहुत अच्छे से याद होगी. गुजरात किस में आता था, ये हमारी मेमोरी टेक्निक थी, जहां आपको याद है. सो 20 लाख रुपीस थी गुजरात के लिए लिमिट, यहाँ पे 20 लाख रुपीस गुजरात के लिए लिमिट थी. ठीक है, सो क्या होती थी गुजरात के लिए लिमिट, 20 लाख सर्विस सेक्टर के लिए, 40 लाख एक्सक्लूसिवली गुड्स सेक्टर के लिए, और गुड्स प्लस सर्विस सेक्टर के लिए क्या बोला हुआ था भाई 20 लाख की लिमिट है. तो जहां में लिमिट क्या होती थी हमारी 20 लाख, गुजरात के लिए लिमिट है हमारी 20 लाख. MMT-N के लिए हमारी क्या लिमिट थी भाई 10 लाख थी, और हमारी मैट डैश यूपीएस वाले स्टेट्स के लिए क्या लिमिट थी 20 लाख थी. ठीक है, हमने क्विकली यहाँ पे रिवाइज कर लिया. सो जहां जो गुजरात है, गुजरात के लिए लिमिट आपको पता है 20 लाख है, तो इनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है क्या, हाँ जी बिल्कुल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है. सो देखते हैं हम आंसर में हमारा क्या रहेगा. ए पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, VLC is not required to take GST registration for Gujarat multiplex till turnover of Gujarat does not cross for 20 लाख. नहीं यार, एग्रीगेट टर्नओवर बात हुई हुई है, एग्रीगेट टर्नओवर हमको पैन इंडिया बेसिस पे देखना होता है, स्टेट का नहीं देखना होता है. ठीक है, VLC is required to take GST registration in Gujarat while commencing business in Gujarat as aggregate turnover of VCPL has already exceeded 20 lakh in the current financial year. Yes, इनको बिल्कुल गुजरात में जब ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं उस टाइम इनको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है. बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसी टाइम रजिस्ट्रेशन लेंगे. क्यों, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर क्या है इनका यहाँ 20 लाख से ज्यादा है, इसलिए गुजरात में जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है. ठीक है, तो बी तो करेक्ट है ही. VCPL is allowed to add Gujarat multiplex as additional place of business under existing registration under the Maharashtra. नहीं, ये तो अलग स्टेट है, तो अलग स्टेट का अलग रजिस्ट्रेशन लेना रहेगा. VLC is required to take registration only from next financial year subject to condition that turnover of current financial year for Gujarat exceeds 20 lakh. नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, ये बात नहीं है. गुजरात के टर्नओवर से कुछ नहीं करना है. एग्रीगेट टर्नओवर हमारा अगर 20 लाख से ज्यादा होता है तो हमें रजिस्ट्रेशन लेना होता है हर स्टेट में. सो यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर हमारी कंपनी का ऑलरेडी 20 लाख से ज्यादा है, तो हमने जब गुजरात में बिजनेस शुरू किया तो हमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन था. लिमिट याद रखनी है खाली. ठीक है, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर से आते ही रहता है ऐसे एमसीक्यू, तो आपको क्या रखना है, बस याद रखना है लिमिट, कौन सा स्टेट दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको याद रखना पड़ेगा. Which of the following statement is true in relation to filing of return by VCPL? अब रिटर्न वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया. ठीक है, केस स्टडी आपको पूरी दे दी, अब इससे एक एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. रिटर्न क्या पूछ रहे हैं देखते हैं. VCPL is required to file a single consolidated return for all the states. यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई कि वो हर एक स्टेट का, सारे स्टेट का मिला करके क्या कर दे, एक रिटर्न फाइल कर दे. नहीं, हर स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, हर एक रजिस्ट्रेशन के आपको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे. सो दिस इज रॉन्ग. VCPL is required to take separate GST return for each state where it is registered. Yes, उनको सारे स्टेट्स के अलग अलग जो है अपने GST रिटर्न्स यहाँ पे फाइल करने पड़ेंगे. हर रजिस्ट्रेशन के अपने GST रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं. ठीक है, VCPL is required to file return only for Maharashtra where it is corporate office is located. नहीं भाई, once you have taken registration आपको उस रजिस्ट्रेशन में हर जगह रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं. इवन इफ कहीं पे नील एक्टिविटी हो तो भी आपको रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं. सो आपने अगर रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको हर जगह रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे. ठीक है, तो हर एक स्टेट के रजिस्ट्रेशन के आपको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे. VCPL has an option to file return in the state with the highest turnover. नहीं, ऐसा तो जीएसटी में कोई कंसेप्ट ही नहीं है. ठीक है, सो नील रिटर्न होता है तो भी फाइल करना पड़ता ही है. ठीक है, याद रखना. VCPL is required to levy GST on rental charges. ठीक है, तो अब क्या पूछ रहे हैं भाई, रेंटल चार्जेस पे इनको जीएसटी लगाना पड़ेगा क्या. ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ टेनेंट एक्सीड्स. आपको याद है, ये देखो रेंटल चार्जेस की यहाँ पे हमने बात की थी. इन्होंने ऑफिस स्पेस क्या दिया हुआ है, रेंट पे. यहाँ पे और स्पेस जो इनके पास था फूड कोर्ट में, ये इन्होंने किस पे दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है. तो उससे इनकम आती होगी भाई. फूड कोर्ट में एक जगह खाली है फॉर एग्जांपल, वो उन्होंने रेंट पे दे दी, 20,000 रुपए महीने पे फॉर एग्जांपल रेंट पे दे दी. अब वो जो 20,000 रुपए महीने आ रहे हैं, ठीक है, उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं, सवाल ये. तो भाई बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा. आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, आपको अब जो भी इनकम आ रही है उस पर ऑब्वियसली जीएसटी यहाँ पे लगना ही लगना है, वो टैक्सेबल है तो बिल्कुल लगना है. सो
ही इज रिक्वायर्ड टू लेवी जीएसटी ऑन रेंटल चार्जेस ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ टेनेंट एक्सीड्स 20 lakhs, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेनेंट का टर्नओवर कुछ भी हो, टेनेंट अनरजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रजिस्टर्ड हो ना, आपकी यहाँ पे जो सप्लाई है वो टैक्सेबल है ना, जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। ओनली इफ टर्नओवर ऑफ टेनेंट एक्सीड्स 1.5 करोड़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू बात है। ओनली इफ टर्नओवर, ओनली इफ द टोटल रेंटल चार्ज कलेक्शन इन द हैंड्स ऑफ वीसीपीएल एक्सीड्स 20 lakhs, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई रेंटल कुछ भी हो ना, आपकी सारी चीजें मिला के आपका है, यहाँ पे आपकी सारी चीजें मिला के आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हुआ था, तब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया था। अब आपकी जो भी इनकम आएगी उस पर जीएसटी लगेगा। अब कितनी भी इनकम है, रेंटल इनकम 2 लाख आए कि 20 लाख आए, irrespective of turnover of the tenant or the amount of rental charges in the hands of VCPL, yes, irrespective of turnover of the tenant or rental charges, बिल्कुल आपके जीएसटी लगेगा ही, कुछ भी हो आपका जीएसटी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सो दे आर रिक्वायर्ड टू लेवी जीएसटी ऑन रेंटल चार्जेस irrespective of turnover, टेनेंट के टर्नओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, या अमाउंट ऑफ रेंटल कलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था ना 5 करोड़ रुपए, उसकी बात कर रहे हैं। गिवन बाय वीसीपीएल क्या होगा, तो आपको याद है हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था, देखो मैं आपको बुक में दिखाती हूँ फटाक से, सारी चीजें बेटा बुक से आती है, बस कॉन्सेप्ट अपने बरोबर होना चाहिए। एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एग्जाम में एग्जामिनर यहाँ पे आपकी टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो कंसिडरेशन की डेफिनेशन पे जाएंगे। ये देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, उसको नहीं मानना है पेमेंट, कब तक, अनलेस सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट फॉर कंसिडरेशन, जब वो अप्लाई करता है तभी उसको कंसिडरेशन मानते हैं, तब तक के उसको कंसिडरेशन नहीं मानते। आपने खाली किसी को डिपॉजिट दे के रखा हुआ है, वो कंसिडरेशन नहीं है, वो कंसिडरेशन नहीं है ऑब्वियसली, फिर सप्लाई नहीं है, ठीक है। 7(1) के हिसाब से सप्लाई कब होता है, फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो वो कंसिडरेशन में आता ही नहीं है, आता ही नहीं तो सप्लाई होगा ही नहीं। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन बाय वीसीपीएल, जीएसटी इज पेएबल ऑन द डिपॉजिट अमाउंट बाय द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस, नहीं बिल्कुल भी नहीं, किसी को नहीं पे करना होता डिपॉजिट पे, किसी को जीएसटी पे नहीं करना होता। जीएसटी इज पेएबल ऑन डिपॉजिट अमाउंट बाय वीसीपीएल, नहीं बिल्कुल नहीं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे जीएसटी बाय द ओनर ऑफ वीसीपीएल, यस, किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जीएसटी इज पेएबल इन इक्वल प्रोपोर्शन ओवर द टर्म ऑफ द रेंट, कुछ भी नहीं, ऐसा तो कोई जीएसटी में कंसेप्ट ही नहीं है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे जीएसटी बाय द ओनर और द वीसीपीएल, किसी को भी डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं पे करना होता। डिपॉजिट पे जीएसटी कब पे करते हैं, जब उसको अप्लाई कर दिया ओनर ने टुवर्ड्स यहाँ पे कंसिडरेशन, तब करना होता है। सिर्फ डिपॉजिट दे के रखा है उस टाइम में, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया बाद में फॉर एग्जांपल, और आपने क्या किया, रेंट नहीं पे किया फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे जब ओनर ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया आपका डिपॉजिट टुवर्ड्स पेमेंट, उस टाइम उसको माना जाएगा कंसिडरेशन, अदरवाइज नॉट। डिपॉजिट देके रखा है 5 करोड़, किसी को जीएसटी नहीं पे करना है, किसी को जीएसटी नहीं पे करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट 5th पॉइंट, VCPL is dash for the advertisement material sent from Maharashtra office to Gujarat office in relation to the upcoming movie. अपकमिंग मूवी के लिए यहाँ भेजा था ना उन्होंने एडवर्टाइजमेंट मटेरियल, ये देखो अपकमिंग मूवी के लिए अपन ने देखा था महाराष्ट्र गुजरात एडवर्टाइजमेंट मटेरियल गए थे 35 लाख रुपए के, 35 लाख रुपए के। तो भाई ये क्या है, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन है एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। तो आपकी महाराष्ट्र की यहाँ पे जो ऑफिस है और गुजरात का ऑफिस, वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है। सो सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, आपने उनको सप्लाई किया तो उसे क्या, इवन विदाउट कंसिडरेशन उसे सप्लाई माना जाता है एज पर शेड्यूल 1। अब कोई एक्टिविटी सप्लाई हो गई तो क्या टैक्स इनवॉइस इशू करना है, हाँ जी बिल्कुल इशू करना है। क्या ई-वे बिल इशू करना रहेगा, यस, लिमिट देख लो आप, बिल्कुल लिमिट से ज्यादा जा रहा है तो ई-वे बिल भी इशू करना पड़ेगा। सो वैसे डी करेक्ट आंसर है, लायबल टू जनरेट टैक्स इनवॉइस एज वेल एज ई-वे बिल। क्यों, ये क्या है गया, शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इवन विदाउट कंसिडरेशन इज सप्लाई। सो क्या पूछ रहे हैं, ही इज नॉट लायबल टू इशू एनी डॉक्यूमेंट एंड एज द ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटिटीज हैविंग सेम पेन, नहीं भाई, जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी अपने ऑफिस से यहाँ पे क्या हो जाए तो इट शुड बी अंडर द कवर ऑफ द सम और द अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कोई भी डिस्पैच हो रहा है, इट शुड बी अंडर द कवर ऑफ सम और द अदर डॉक्यूमेंट। सो
ही इज लायबल टू इशू ओनली डिलीवरी चालान, नहीं सप्लाई है तो सप्लाई में यहाँ पे डिलीवरी चालान की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ही इज लायबल टू इशू ओनली बिल ऑफ सप्लाई, नहीं बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करता है, या तो कंपोजिशन डीलर करता है या एग्जाम सप्लाई के केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है, तो ये भी गलत बात है। लायबल टू जनरेट टैक्स इनवॉइस एज वेल एज ई-वे बिल, यस टैक्स इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा और ई-वे बिल भी इशू करना पड़ेगा, ई-वे बिल भी इशू करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, सिंपल सा था बेटा, केस सिनेरियो था। इसमें क्या क्या टेस्ट कर लिया, रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स आपका टेस्ट कर लिया, यहाँ पे आपका यहाँ पे कंसिडरेशन का डेफिनेशन आपका टेस्ट कर लिया, यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन डिस्टिंक्ट पर्सन का सप्लाई शेड्यूल 1 को आपको यहाँ पे टेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से टेस्ट कर ली, ठीक है। बड़ी सिंपल सी केस स्टडी थी। नेक्स्ट आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आपने बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए, कोई भी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक पढ़ो, बस इतना ध्यान रखो कि आपके उसमें पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस जो है बिल्कुल बिल्कुल कवर होने चाहिए, ठीक है। सो आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी चले जाओ और आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में 3 सेक्शंस है, हर चैप्टर को is divided under ICI material question, then RTP MTP past exam question, and then उसके बाद में हमने क्या किया, लास्ट सेक्शन है MCQs। सो फर्स्ट रीडिंग में तो हमने क्लास में सारे ही क्वेश्चन किए थे, क्लास में ही सॉल्व किया, ICI मटेरियल के, RTP के, MTP के, पास्ट एग्जाम के एंड MCQs। और आपने जब अभी रिवीजन कर रहे हो तब RTP MTP पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको सेकंड रीडिंग में वापस देखने हैं, एग्जाम के टाइम पे भी देख के जाने, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो RTP MTP पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली आपके अटेम्प्ट की ये RTP तो बहुत इंपॉर्टेंट है, RTP कभी छोड़ के नहीं जाना, किसी भी सब्जेक्ट की बिल्कुल RTP पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मेसर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर GST इन मुंबई, कहां रजिस्टर्ड है, मुंबई में, ऑफर्स बिजनेस कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग। चलो लास्ट में पहले देखते चाहते क्या है हमसे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, इनको अक्टूबर के लिए क्या क्या चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू क्या है, आउटपुट टैक्स पेएबल बाय द कंपनी एंड नेट GST पेएबल इन कैश, ठीक है। तो वैल्यू चाहिए, आउटपुट टैक्स पेएबल और नेट GST पेएबल इन कैश, बस 3 ही चीज चाहिए इनको, ठीक है। अब उसी के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। सो मेसर्स कंसल्टेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन मुंबई, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाली सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं पूरे इंडिया भर। द कंपनी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अक्टूबर, देखते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शंस बताए इन्होंने। कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर मार्केट एनालिसिस, क्या दे रहे हैं भाई, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं मार्केट एनालिसिस के लिए। प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर मार्केट एनालिसिस टू XYZ लिमिटेड, किसको दे रहे हैं, यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज मार्केट एनालिसिस के लिए XYZ लिमिटेड को, ठीक है। उन्होंने प्रोवाइड की कंसल्टेंसी सर्विसेज XYZ लिमिटेड को। रजिस्टर्ड क्लाइंट इन चेन्नई, कहाँ पे, चेन्नई में, तमिलनाडु, ओके। इंटरस्टेट सर्विसेज है 4,50,000 की, इंटरस्टेट लिखा हुआ है। एडिशनली द कंपनी पेड एन अमाउंट ऑफ 4,500 एज प्रोफेशनल टैक्स पे किया इन द स्टेट of Maharashtra as per the requirement of local state legislation. The amount of professional tax was recovered separately from XYZ Limited, और रिकवर भी कर लिया। बड़ी सिंपल सी बात है, हमको वैल्यू निकालनी है, चलो साथ साथ में आंसर भी देखते चलते हैं। आपको याद है क्या, अपन ने पढ़ा था वैल्यू वाला चैप्टर की भूल गए, वैल्यू वाले चैप्टर में हमारी क्या बात हुई थी, सेक्शन 15 वैल्यू की बात हुई थी। वैल्यू क्या होती है भाई, ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसमें इंक्लूजन्स करते हैं 15(2) में, तो वहां पे क्या लिखा था, कोई भी टैक्सेस ड्यूटीज को भी इंक्लूड करना होता है। सो प्रोफेशनल टैक्स को इंक्लूड करेंगे क्या वैल्यू में, यस मैम। सो यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज आपने जो प्रोवाइड की 4,50,000, तो आपकी क्या हो गई भाई, 4,50,000 आपकी यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी, प्लस 4,500 क्या है, प्रोफेशनल टैक्स है। सो टैक्स को इंक्लूड करना है क्या, यस, 15(2) के हिसाब से इंक्लूड करना है। सो एज पर सेक्शन 15 the value of supply includes the amount of any tax paid under any law other than GST. Accordingly, the amount of professional tax is includable in the value of service. देखो एक बात और याद रखो, एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी खाली आपने इसमें यहाँ पे लिख दिया होता 450 500 विदाउट दिस नोट, आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते भाई, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। आप जो चीज कर रहे हो, एग्जाम में लिख रहे हो, उसका लॉजिक आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। तो ये आपने ब्रैकेट में लिख दिया तो एग्जामिनर को पता है कि हाँ भाई इसने ऐसे ही कुछ ऐड नहीं किया, इसको पता है कि क्यों क्या ऐड करना है और उसके रीजन के साथ में आपने ऐड किया, ठीक है। सो आपने अगर यहाँ पे ऐड किया तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। देन ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर लॉन्च इवेंट, क्या कर रहा है भाई, कंडक्टेड डिजिटल मार्केटिंग फॉर एन अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्च फॉर मिस्टर ए बेस्ड इन राजस्थान हु इज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST।
डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा है मिस्टर ए को, वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द अग्रीड फीस फॉर द सेट सर्विसेज 3 लाख, 3 लाख रुपए की अग्रीड फीस हुई भाई। आउट ऑफ अग्रीड फीस एन अमाउंट ऑफ 25,000 इज इनकर्ड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए को ही बोल दिया 25,000 रुपए भाई तू ही पे कर दे। 25,000 रुपए किसने इनकर किया? मिस्टर ए ने इनकर किया। द कंपनी वॉज लायबल टू पे द सेम इन रिलेशन टू द सप्लाई। पर वो 25,000 रुपए पे किसको करने थे? यहाँ पे कंपनी को करने थे, कंपनी को करने थे, ठीक है, कंपनी को करने थे, बट उसने ए को बोला भाई 25,000 का पेमेंट एक काम कर तू ही कर दे। एंड नेट पेमेंट रिसीव बाय कंपनी वाज 2,75,000 ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव ऑफ एनी टैक्स। और यहाँ पे फिर क्या किया मिस्टर ए ने? 2,75,000 रुपए कंपनी को दे दिए, 25,000 रुपए कंपनी के भी आप में किसी और को दिए थे। थर्ड पार्टी पेमेंट पड़ा था क्या सेक्शन 15(2)(b) में? क्या बोला था 15(2)(b) ने? बी ने यही बोला था भाई जो थर्ड पार्टी पेमेंट है वो क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे वैल्यू में, इंक्लूड करेंगे वैल्यू में। देखो फटाक से दिखाती हूँ मैं आपको ये प्रोविजन सेक्शन 15(2) में हमने पढ़ा था, ये देखो, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू द सप्लायर, सप्लायर की लायबिलिटी थी बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, बट इनकर क्या किसने किया? रिसिपिएंट ने। एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज, और नहीं इंक्लूड किया प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज में। सो इसको क्या बोल दिया उन्होंने? भाई सिंपल सी बात है, इसको आपको वैल्यू में इंक्लूड करना है, वैल्यू में इंक्लूड करना है। सो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भाई? 3 लाख रुपए हो जाएगी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। 2,75,000 में 25,000 भी हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। सो जाएंगे एक बार आंसर पे, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की वैल्यू क्या होगी? प्रोवाइडेड टू मिस्टर ए 3 लाख रुपीज होगी। द अमाउंट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपको लिख देना है नोट में, इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। देन थर्ड पॉइंट, traveling payment for the team, the employees incurred an amount of 50,000 on travel to Kolkata for a client project. client project के लिए कहाँ गए? कैलकाटा गए, वहां पे 50,000 रुपए खर्चे हुए इनके। एंड क्लेम रियम्बर्समेंट ऑफ द सेम फ्रॉम द कंपनी, और कंपनी से रियम्बर्समेंट ले लिया। एज पॉलिसी कंपनी चार्ज सच एक्सपेंसेस फ्रॉम द क्लाइंट ऑन एक्चुअल बेसिस, कंपनी ने क्लाइंट से ले ली वो 50,000 रुपए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप क्लाइंट से ले रहे हो 50,000 रुपए, दीज आर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक ट्रैवलिंग एंड ऑल इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ सप्लाई, इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू। वैल्यू वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ये क्या होते हैं भाई? कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं सप्लाई से रिलेटेड तो क्या होते हैं? वैल्यू में इंक्लूड करने होते हैं, तो इसे भी ऐड कर देना है वैल्यू में, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। देन डिस्काउंट पास्ड ऑन टू द कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट पास ऑन किया, ठीक है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, अच्छा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाज ऑफर्ड टू द कस्टमर अमाउंटिंग टू 50,000, 50,000 रुपए का पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। अगेंस्ट द सप्लाई फॉर विच इनवॉइस वाज इशूड इन सितंबर, तो किसके लिए किया भाई? कोई सप्लाई के लिए जिसकी इनवॉइस आपने सितंबर में इशू की थी, उसका 50,000 का डिस्काउंट अब दे रहे हो। द कस्टमर हैज नॉट रिवर्स्ड आईटीसी रिलेटिंग टू द डिस्काउंट, कस्टमर ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया, तो भाई फिर उस केस में डिस्काउंट एक्सक्लूड नहीं होता। डिस्काउंट के केस में हमारी बहुत अच्छे से बात हुई है, आपको याद है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, आपको याद है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में क्या क्या होना चाहिए भाई? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट सिर्फ तभी एक्सक्लूड होता है वैल्यू से जब वो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में होना चाहिए जो कि एग्जिस्टेड थे एट और बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई, सेकंड रिलेवेंट इनवॉइसेस से लिंक्ड होना चाहिए, और थर्ड प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना चाहिए रिसिपिएंट ने, रिवर्स करना चाहिए रिसिपिएंट ने। ये तीनों कंडीशंस अगर क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होती है तभी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को, तभी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं वैल्यू में से, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट, ठीक है। सो समझिए ये बात। सो यहाँ पे इसको एक्सक्लूड नहीं करा जाएगा वैल्यू से पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को। देखो आंसर में देख लेंगे, साथ साथ में आंसर देख लेते हैं हम, टाइम सेव होगा हमारा। सो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, नो एडजस्टमेंट ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज अलाउड एज कस्टमर हैज नॉट रिवर्स आईटीसी, कस्टमर ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया। सो ये तीन कंडीशंस जो हमने अभी देखी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में सब क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होती है तभी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का आपको डिडक्शन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, ठीक है। तो भाई इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ लेट पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस मिले था, कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख एज लेट पेमेंट चार्जेस फॉर डिले इन पेमेंट फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम अ क्लाइंट हुज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड इन जून, जून में कंप्लीट हो गया था सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसने लेट पेमेंट दिया तो 1 लाख रुपए आपने लेट पेमेंट चार्जेस लगाए, क्या ये वैल्यू में इंक्लूड होगा? हाँ जी बिल्कुल इंक्लूड होता है, देखा था हमने सेक्शन 15(2) में, यस इसको आप इंक्लूड करोगे। सो द लेट पेमेंट चार्जेस recovered are includable in GST and liable to tax at the time of receipt of the amount। के टाइम ऑफ सप्लाई में हमने देखा था इसका आपको किस टाइम पे टैक्स पे करना पड़ता है? जब वो पैसा आता है। क्या ये वैल्यू में इंक्लूड होगा? यस, 15(2) में हमने देखा था ये वैल्यू में इंक्लूड होगा। ये देखो
15(2)D में लिखा है इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन को इंक्लूड करते हैं क्या वैल्यू में? हाँ जी बिल्कुल इंक्लूड करते हैं। और उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब ट्रिगर होता है? जब वो पैसा आता है, जब वो पैसा आता है। ठीक है, ये हुआ। नाउ परचेज ऑफ कार, एक कार खरीदी आपने, ठीक है, किसने खरीदी? कंपनी ने। देखते हैं, अ कार वॉज परचेज इन द नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, फॉर यूज बाय द डायरेक्टर। ओ हो डायरेक्टर यूज करेंगे, कार परचेज की, मोटर व्हीकल डायरेक्टर यूज करता है, आईटीसी ब्लॉक्ड होता है, याद रखो। द कॉस्ट ऑफ द कार वॉज 10,50,000। कॉस्ट ऑफ द कार कितनी थी? 10,50,000 इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी अमाउंटिंग टू 1,50,000। आईजीएसटी उस पर कितना था? 1,50,000। 1,50,000। तो क्या ये क्रेडिट ब्लॉक्ड है? हाँ जी ये क्रेडिट ब्लॉक्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद में इंश्योरेंस देख लेंगे, यहाँ पे नीचे आंसर भी देखते हैं साथ साथ में। एक तो वैल्यू निकालने भी बोला था आपको, और यहाँ पे आईटीसी का वर्किंग नोट पे आ रहे हैं। परचेज ऑफ कार फॉर यूज बाय डायरेक्टर, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस विद कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13% इज ब्लॉक्ड एक्सेप्ट, वो 3 केसेस में ब्लॉक नहीं होता। कब ब्लॉक नहीं होता? अगर आप फर्दर सप्लाई के लिए दे रहे हो तो ब्लॉक नहीं होता है यहाँ पे, या आप क्या कर रहे हो यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हो तो ब्लॉक नहीं होता है, या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ड्राइविंग ऑन सच मोटर व्हीकल है तो ब्लॉक नहीं होता। अदरवाइज भाई साहब आप यहाँ पे कार क्यों लेकर आ रहे हो? डायरेक्टर, यहाँ पे डायरेक्टर के लिए लेकर के आ रहे हो, ऑब्वियसली आपका आईटीसी ब्लॉक दे। तो ये कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल वाला हम देख रहे हैं। अब उसके बाद इंश्योरेंस सर्विसेज, देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है, वैल्यू हमने निकाली है, आउटपुट टैक्स पेबल और नेट जीएसटी पेबल। तो नेट जीएसटी पेबल जो निकालेंगे उसमें आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे तभी तो नेट जीएसटी आएगा, तो आईटीसी की भी वर्किंग करनी पड़ेगी हमको। इंश्योरेंस सर्विस, द कंपनी पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ द अबव न्यू कार अमाउंटिंग टू 25,000 विच इंक्लूड्स आईजीएसटी अमाउंट टू 2,300। अब आपको पता है इंश्योरेंस सर्विसेज जिसके यहाँ पे कार का क्रेडिट अगर ब्लॉक्ड होता है तो इंश्योरेंस सर्विसेज का भी क्रेडिट ब्लॉक था, ये हमारी बात हुई हुई है। तो यहाँ पे ये देख लो, इंश्योरेंस ऑफ कार, ITC is not allowed on service of insurance relating to the motor vehicle on which ITC is blocked। हमने देखा था जिसका यहाँ पे ITC अगर किसी कार का ब्लॉक है तो उसका इंश्योरेंस सर्विसेज का भी ITC ब्लॉक्ड होता है। Since car is not used for eligible purpose, ITC is blocked and ITC of therefore insurance taken on such car is also blocked। तो वो भी ब्लॉक होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस, द कंपनी रिसीव इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस यूज फॉर बिजनेस पर्पज ऑन विच जीएसटी पेड वाज 45,000। सच क्रेडिट वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। यही बता रहे। सो इंटर स्टेट लिए, इंटर स्टेट में भाई साहब टैक्स कौन सा लगता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा क्या? हाँ जी मिलेगा। 45,000 रुपीज है, बिल्कुल मिलेगा। आईजीएसटी का क्रेडिट यहाँ पे हमको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हम जीएसटी जो कंप्यूट कर रहे हैं हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी ऑन रिसीट ऑफ सर्विसेज, बिजनेस के लिए सर्विस ले रहे हो क्रेडिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आईटीसी इज अवेलेबल ऑन सर्विस यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 45,000 रुपीज। एंड देन लास्ट इन दिस क्वेश्चन पॉइंट एक है स्पॉन्सरशिप, द कंपनी स्पॉन्सर्ड अ स्पोर्ट्स इवेंट, कंपनी ने स्पॉन्सर किए स्पोर्ट्स इवेंट वेयर इन इट पेड एन अमाउंट ऑफ 2 लाख टू द इवेंट ऑर्गेनाइजर, 2 लाख रुपए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को दिए। अब आपको याद है स्पॉन्सरशिप के केस में हमारी बात हुई है, रिवर्स चार्ज लगता है क्या? हाँ जी बिल्कुल लगता है यहाँ पे रिवर्स चार्ज। स्पॉन्सरशिप जो होती है यहाँ पे स्पॉन्सरशिप, टैक्स ऑन स्पॉन्सरशिप अवेल्ड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट फ्रॉम एनी पर्सन, एनी पर्सन से बॉडी कॉर्पोरेट लेती है तो उस केस में इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। और इस पे क्या हो जाएगा? 2 लाख पे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 18%, यहाँ पे 36,000 का रिवर्स चार्ज का पेमेंट आता है। उसका एडजस्टमेंट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको जो जो बोला था, हमें वैल्यू बोला था, हमने क्वेश्चन के साथ साथ टाइम सेव करने के लिए क्या कर लिया, यहाँ पे वैल्यू का कंप्यूटेशन कर लिया। ठीक है, ये वैल्यू हमने कंसल्टेंसी सर्विसेज हमारी इतनी आ गई, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और लेट पेमेंट चार्जेस 9,04,500, 9,04,500 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ जीएसटी 18%, तो इस पे 18% लग जाएगा 162,810, 162,810। ये आपका क्या गया? आउटपुट टैक्स पेएबल है, आउटपुट टैक्स पेएबल है। ठीक है, आउटपुट टैक्स पेएबल 162,810। और हमने इनपुट टैक्स की वर्किंग बनाई है। इनपुट टैक्स हमारा यहाँ पे 2 चीजों पे आ रहा है, एक तो 45,000 हमारे बिजनेस की चीजों पे और यहाँ पे बिजनेस के लिए जो सर्विसेज लिए, और स्पॉन्सरशिप का हम पेमेंट कर देते हैं। आरसीएम का पेमेंट हमको कैश में करना होता है और उसके बाद हम उसका आईटीसी ले सकते हैं। आरसीएम का पेमेंट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पे हमारा रिवर्स चार्ज आ रहा है, उसका पेमेंट हमेशा कैश में करना होता है, उसके बाद हम उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो हमने वो 36,000 का पेमेंट किया और क्रेडिट लिया, तो क्रेडिट हमारा 81,000। सो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा 81,000 है, तो हमको जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा?
81,810 प्लस रिवर्स चार्ज का 36,000 का पेमेंट कैश में करना है। सो टोटल हमको यहाँ पे जीएसटी कैश में कितना पे करना है 117,810 117,810 ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया हमने, पहले आउटपुट के जो भी हमारे एडजस्टमेंट्स थे हमने क्या कर दिया यहाँ पे, सबसे पहले वैल्यू के एडजस्टमेंट से वैल्यू निकाल ली हमने। फिर उसके बाद आउटपुट टैक्स पेएबल हमारा आ गया, आईटीसी की वर्किंग हमने कर ली, आउटपुट टैक्स में से हमने आईटीसी माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, हमको जो टैक्स पे करना है, प्लस हमने क्या कर दिया जो भी आरसीएम पे टैक्स पे करना है वो कर दिया, तो हमारा टोटल टैक्स पेमेंट आ गया। बेटा हमने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने क्लास में ऑलरेडी सॉल्व किए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरह के तो कितने सारे क्वेश्चन अपन ने क्लास में किए। नेक्स्ट, मिस्टर बोलूराम, अ सप्लायर लोकेटेड इन मेरठ यूपी, सप्लाइड द बेडशीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट टू गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। तो बोलूराम जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने सप्लाई की यहाँ पे ये सारी चीजें किसको, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसी को, यूपी में रजिस्टर्ड है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 4,61,000, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी, 4,61,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। द वैल्यू ऑफ सप्लाईज बाइफरगेटेड, इंडिविजुअल सप्लाईज दिए 400 ब्लैंकेट, 600 रुपए की एक ब्लैंकेट थी, 2,40,000 में 850 बेडशीट, 180 ईच, 1,53,000 की, 1,700 पिलो कवर्स 40 ईच, 68,000 का, टोटल कितना आ गया 4,61,000। Is government agency required to deduct tax at source while making payment to Boluram under section 51 of the CGST Act? If yes, determine the amount of tax to be deducted at source. तो आपसे दो क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे, सिंपल, क्या टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, अगर हाँ तो हाउ मच, तो कितना डिडक्ट करना है, आप बताओ। टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा क्या, यस मैम। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मोर देन यहाँ एक्सीड्स क्या है हमारी 2,50,000 होती है, तो फिर उस केस में क्या होता है, टीडीएस डिडक्ट करना होता है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट करना होता है 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। इंडिविजुअल 2,50,000 से कम है तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आंसर देखेंगे यहाँ पे। सो जब भी गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है किसी भी सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज वाले को और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होता है 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। आंसर देखेंगे। As per section 51, it is mandatory for the following person to deduct TDS from payment made to supplier of taxable goods or services. ठीक है, कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, सच नोटिफाइड पर्सन। ये किसको पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी सप्लायर को कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 1% अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी of payment made to supplier of taxable goods and services where total value of such supply under a contract exceeds 2,50,000, जहां पे total value कितनी है 2,50,000 से ज्यादा है, excluding GST. The individual supply may be less than 2,50,000. individual supply 2.5 लाख से कम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, but if total value is more than 2,50,000 then TDS has to be deducted. but अगर total value more than 2,50,000 है तो फिर TDS deduct करना पड़ेगा। In the given case, Mr. Boluram has made supply to governmental agency and total value of supply under a contract exceeds 2,50,000. So यहाँ पे बोलूराम ने क्या किया है, यहाँ पे सप्लाई किया गवर्नमेंट एजेंसीज को और उस टोटल वैल्यू अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, एक्सीड्स 2,50,000 है। इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी टू डिडक्ट टीडीएस 1% ईच अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑन द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा 1% अंडर सीजीएसटी, अंडर 1% अंडर एसजीएसटी। सो बोलूराम ने यहाँ पे सप्लाई किया गवर्नमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है इसलिए गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगी 1% अंडर सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। आपसे पूछा था अमाउंट क्या होगा तो आपको बता देना है, द अमाउंट ऑफ टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी ईच इज 4,610। 4,610 यहाँ पे कैसे आया, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये देखो 4,61,000 की आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी, उसका 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी गवर्नमेंट डिडक्ट करेगी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Blue Panda Private Limited is a manufacturing company that supply goods to various registered dealers across India. ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रजिस्टर्ड डीलर को across India क्या कर रहे हैं, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। The company has aggregate turnover of 6 crores in the financial year 23-24. 6 crores का aggregate turnover है, ठीक है। The finance team of the company is not sure whether e-invoicing provision are applicable to the company and is of the view that under e-invoicing system invoice needs to be generated directly on the invoice portal instead of the ERP system. So इन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी नहीं है, क्या बोल रहे हैं कि भाई e-invoice लगेगी कि नहीं लगेगी, तो क्या हम यहाँ पे e-invoicing पोर्टल पे इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं क्या, ऐसा सवाल है। सो हमने तो बड़े अच्छे से e-invoicing के प्रोविजन पढ़े थे, आपको याद है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस, पूछ क्या रहे हैं, पहले पूछते हैं फाइनेंस टीम को आपको एडवाइस करना है
ठीक है, अभी पढ़ाई करके जाओगे तो फिर अब जब आर्टिकलशिप करोगे तो फिर फाइनेंस टीम को यही सब एडवाइजेस आपको भी देनी पड़ेगी। व्हाट इज ई इनवॉइसिंग एंड वेदर इट वुड अप्लाई टू ब्लू पैंडा प्राइवेट लिमिटेड, आपको बताना है। सेकंड, डस ब्लू पैंडा प्राइवेट लिमिटेड नीड टू क्रिएट इट्स ओन इनवॉइस डायरेक्टली ऑन द इनवॉइस ई इनवॉइसिंग पोर्टल। दो चीजें आपसे पूछिए, ई इनवॉइसिंग क्या है, क्या ई इनवॉइसिंग इनको अप्लाई होगी, तो बिल्कुल अप्लाई होगी भाई, 5 करोड़ से ज्यादा ऑब्वियसली अप्लाई होगी। और सेकंड बात है, क्या डज ब्लू पैंडा नीड टू क्रिएट इट्स इनवॉइस डायरेक्टली ऑन द ई इनवॉइसिंग पोर्टल, तो नहीं, अपने ईआरपी सिस्टम पे इनवॉइस बनाते हैं हम, ठीक है, हमारी बात हुई है। तो आंसर देखेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या बात हो रही थी, ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी की। तो ई इनवॉइस इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्टिंग बिजनेस टू बिजनेस B2B इनवॉइस टू जीएसटी सिस्टम फॉर सर्टेन नोटिफाइड टैक्स पेयर हुज टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स। 17, 18, 18, 19, 19, 20 किसी भी साल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर एक्सीड हुआ होगा 5 करोड़ से ज्यादा, तो आपको ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आती है, आपको ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब सिंस ब्लू पैंडा प्राइवेट हैड एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 6 करोड़, उनका 6 करोड़ है, ऑब्वियसली इट इज मोर देन 5 करोड़, इट इज रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस फॉर B2B ट्रांजैक्शंस, तो उनको ई इनवॉइसिंग इशू करनी पड़ेगी, ई इनवॉइसिंग इशू करनी पड़ेगी, पहली बात ये हो गई। नेक्स्ट, ब्लू पैंडा प्राइवेट लिमिटेड does not need to create invoice directly on the e-invoicing portal। क्या बात हुई, उनको ई इनवॉइस नहीं बनानी है यहाँ डायरेक्टली, किस पे, ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे कोई ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं। द कंपनी विल कंटिन्यू जनरेटिंग इट्स जीएसटी इनवॉइस ऑन इट्स ओन अकाउंटिंग बिलिंग ईआरपी सिस्टम। आपका जो भी अकाउंटिंग बिलिंग सिस्टम है उसी पे आपको इनवॉइस बनानी होती है, उसी पे इनवॉइस होती है। खाली रिक्वायरमेंट क्या है, दीज इनवॉइस मस्ट बी रिपोर्टेड टू आईआरपी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को, आपको खाली आपके इनवॉइस रिपोर्ट करने होते हैं। इनवॉइस बनाओगे तो अपने ही अकाउंटिंग सिस्टम से यार, आपके ईआरपी सिस्टम से आप इनवॉइस बनाओगे, खाली रिपोर्ट करने हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को वैलिडेशन के लिए एंड इशुएंस ऑफ आईआरएन, और वो आपको आईआरएन नंबर देंगे। आप आपका इनवॉइस क्या करते हो, वहां पे आपका इनवॉइस यहाँ पे रिपोर्ट करते हो तो वो आपको क्या देते हैं, यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर देते हैं, यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर देते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी ई इनवॉइसिंग की। 5 करोड़ से ज्यादा आपका एग्रीगेट टर्नओवर है किसी भी साल में 17-18 ऑनवर्ड्स, तो आपको ई इनवॉइसिंग लगती है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रीफली एग्जामिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहे हैं आपसे, इंडिपेंडेंट अलग अलग केसेस दिए। फर्स्ट, शांति अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट ऑफ गुजरात, कहाँ की, गुजरात की भाई, अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट, वेंट टू मीट हर पेरेंट्स एट नेटिव प्लेस पटना बिहार, कहाँ गई, पेरेंट्स से मिलने गई, सारे बच्चे जाते हैं भाई पटना बिहार में। एंड बाइज अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर पेरेंट्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, बहुत अच्छा काम किया, सारे बच्चों को करना चाहिए, अपने अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही चाहिए, तो उसने जाके इंश्योरेंस पॉलिसी ली वहां पे। एमएनटी इंश्योरेंस ऑफ पटना रजिस्टर्ड इन बिहार, इंश्योरेंस का बात है, हो रहा है, किससे लिया, एमएनआई इंश्योरेंस, एमएनटी इंश्योरेंस से, ठीक है, एमएनटी इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने क्या ली, पॉलिसी ली, वो रजिस्टर्ड है कहाँ, बिहार में। द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ एमएनटी इंश्योरर इज पटना, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, यहाँ पे पटना है, तो उस केस में, इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजंस हमने पढ़े थे इंश्योरेंस सेक्टर में, आपको याद है, ऑब्वियसली लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। So the place of supply of insurance service provided to a person other than registered person is the location of recipient of service on the records of supplier, recipient of service on the record of supplier, recipient का location place of supply होता है। Thus in the given case the place of supply is location of recipient, मतलब पटना जो है place of supply हो जाएगा, पटना जो है place of supply हो जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो। नेक्स्ट, लखन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और जीटीए रजिस्टर्ड इन नोएडा, ठीक है, जीटीए रजिस्टर्ड है कहाँ, नोएडा उत्तर प्रदेश में। हायर्ड बाय राम ट्रेड लिंक्स रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली, राम ट्रेड लिंक कहाँ पे रजिस्टर्ड है, न्यू दिल्ली में। टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स वेयर हाउस इन दिल्ली टू द हाउस ऑफ बायर लोकेटेड इन उरुरुकरी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, कहाँ से वेयर हाउस है उनका दिल्ली में, वहां से उनको उत्तर प्रदेश क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करने गुड्स। कौन सी सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, ठीक है। सो आपको याद है क्या, अपन ने ये पढ़ा था, याद है क्या, T3OI BP केसेस, T3OI BP केसेस हमारी मेमोरी टेक्निक थी। टी में क्या था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी आता था, क्या
क्या बात हुई थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की? T3OIBP केसेस जब भी हम इसको क्या करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होता है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होता है, ठीक है। यहाँ पे T3 क्या था, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ऑल दैट, ठीक है। सो हमारी ये बात हुई है T3OIBP केसेस। T3OIBP केसेस जब भी हम रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, इंश्योरेंस सर्विस, यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज, यहाँ पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन से रिलेटेड सर्विसेज अगर हमने कभी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका लोकेशन होता है, उसका लोकेशन होता है। ये क्या था, T3OIBP केसेस, बिल्कुल याद रखना है। सो इस केस में भी क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन है सामने वाला, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा। आंसर देखेंगे, the place of supply of service of transportation of goods including mail courier to a registered person is location of such person. Thus in the given case recipient being registered, place of supply is location of recipient. आपका recipient कहाँ पे registered है, न्यू दिल्ली में, तो place of supply क्या हो जाएगा भाई, न्यू दिल्ली place of supply हो जाएगा, न्यू दिल्ली place of supply हो जाएगा। ये देखो आपके राम ट्रेड लिंक्स कहाँ पे रजिस्टर्ड है, न्यू दिल्ली में, सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, राम ट्रेड लिंक्स का लोकेशन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। मिस्टर करण, Mumbai takes a postpaid mobile connection in Mumbai from the service provider Free Sia Limited, okay, and gives his residence address at the Mumbai as address for billing with the said company. So Mr. Karan है, उन्होंने क्या लिया, postpaid mobile connection लिया है सर्विस प्रोवाइडर से, और क्या किया है, अपने घर का एड्रेस दिया मुंबई एज एड्रेस फॉर बिलिंग। तो हमारी बात हुई थी इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, यहाँ पे पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन अगर कोई लेता है तो उस केस में जो भी बिलिंग एड्रेस होता है यहाँ पे वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। देखेंगे आंसर, the place of supply of telecommunication including data transfer, broadcasting, cable direct to home to a person in case of mobile connection for telecommunication internet service provided on a postpaid basis will be location of billing address of recipient. क्या होता है, location of billing address of the recipient, recipient का location होता है on the record of supplier. Thus in the given case the place of supply would be the location of billing address, जो मुंबई है वो क्या हो जाएगा, place of supply हो जाएगा। कितना सिंपल है, place of supply हो जाएगा। ये चैप्टर तो पूरा मेमोरी टेक्निक से याद किया था। And last, list the accounts and records which are not required to be maintained by the supplier who has opted for composition scheme as per the provisions of GST law. आपको पता है कंपोजिशन स्कीम अगर आप लेते हो तो आपको क्या रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करने पड़ते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दो ही रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने होते हैं, स्टॉक के नहीं करने होते, डिटेल्स ऑफ टैक्सेस के नहीं करने होते, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम के लिए अगर आप जा रहे हो, स्टॉक के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं, डिटेल्स ऑफ टैक्सेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कौन से रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करने, ठीक है। So the supplier who has opted for composition scheme is not required to maintain the following records. First, stock of goods के रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, मतलब क्या क्या जरूरत नहीं है, सारे स्टॉक के डिटेल्स की जरूरत नहीं है। Accounts of stock in respect of goods received supplied by him. Such accounts shall contain particulars of opening balance, receipt, supply, goods lost, stolen, destroyed, return off, disposed of, ये सारे by way of gift, free sample, जो भी यहाँ पे है, क्या स्टॉक से रिलेटेड आपका कि भाई ओपनिंग बैलेंस क्या है, रिसीट क्या हुआ, सप्लाई क्या हुआ, क्या यहाँ पे लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्पोज ऑफ हो गए बाय गिफ्ट, फ्री सैंपल, एंड बैलेंस ऑफ स्टॉक इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्क्रैप, वेस्टेज देयर ऑफ, ये सब कुछ मेंटेन, कुछ भी स्टॉक ऑफ गुड्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन डिटेल्स ऑफ टैक्सेस की भी जरूरत नहीं है, जो भी अकाउंट्स रिलेटिंग टू डिटेल्स ऑफ टैक्स पेएबल होता है, टैक्स कलेक्टेड होता है, इनपुट टैक्स, क्रेडिट, क्लेम वगैरह होता है, टुगेदर विद रजिस्टर ऑफ टैक्स, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान इशूड, रिसीव ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं। कंपोजिशन स्कीम बड़ी सिंपल सी स्कीम है, ठीक है। उस पर क्या बोला हुआ है, स्टॉक ऑफ गुड्स की यहाँ पे आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, डिटेल्स ऑफ टैक्सेस की यहाँ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया बेटा, बहुत ही क्विकली हमने रिवीजन टेस्ट पेपर देखे, आरटीपी जो जैन 25 एग्जामिनेशन के लिए आई है वो यहाँ पे हमने देखी, जीएसटी से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीपी सारे सब्जेक्ट्स की करके जाना, कई बार एग्जाम में आरटीपी से डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल एंड बहुत बढ़िया। यहाँ पे अभी जो अपना एग्जाम का टाइम बचा है, अभी यहाँ पे अभी हमारे पास पूरा 1 महीने से भी ज्यादा टाइम है। हमें क्या करना है, बहुत बहुत बढ़िया से पॉजिटिव माइंडसेट से हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है हमको। यहाँ पे बिल्कुल डेली के टारगेट्स एकदम क्लियर रखो अपने, उतनी पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट करो एंड रिविजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज दो, ठीक है। सारी चीजें आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी है,
अब आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस, बढ़िया मोटिवेशन मेंटेन करके रखना है, रिविजन्स बढ़िया करने हैं यहाँ पे, और क्या करना है, टेस्ट पेपर्स वगैरह लिखते जाने हैं, बिल्कुल सक्सेस आपको मिलेगी। एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर बेटा फॉर दिस आरटीपी। थैंक यू फॉर नाउ।